नमस्कार दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका स्नेह और प्यार बना रहा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे कि अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित यदि समस्या है, प्रकरण से संबंधित, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करें। तो दोस्तों, आज हम जो संधियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इनमें एक केवल सामान्य सी चर्चा हम करेंगे और संधियों के बारे में हल्का सा यहाँ पर संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी संधियों के जो भेद है, उन भेदों के उपभेद कौन कौन से हैं, इस मामले में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संधि जो है, संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब यहाँ पर हम वर्णों से बात करेंगे। जो वर्णों के मेल जो होगा, यानी वर्ण से वर्ण का जब मेल होता है तो वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। या एक बात और हम निर्धारित यहाँ पर करें कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के बीच जो अंतराल होता है, समय होता है, उस समय का लोप हो जाना, यानी दो वर्णों के अत्यधिक निकट आ जाने से उनके बीच की दूरी कम हो जाती है और उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो दोस्तों, संधि के बारे में यदि हम बात करें तो संधि जो है, तो संधि यदि इस शब्द की व्युत्पत्ति देखी जाए तो सम प्लस धातु है और की प्रत्यय है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि सम धातु जो है, सम उपसर्ग है, दा धातु है और इनसे मिलकर क्या बनता है? संधि बनती है। तो ये तो उपसर्ग है, ये धातु है और ये प्रत्यय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम बात करें तो ये संधि शब्द उत्पन्न हुआ। अब संधि क्या होती है, किसे हम कहेंगे? तो पाणिनि जो है, पाणिनि उन परः सन्निकर्ष परः सन्निकर्षः संहिता। तो देखिए, इसे कहा गया है संधि को संहिता, यानी पर दो वर्ण, सन्निकर्ष का मतलब निकटता। जब दो वर्णों के मध्य अत्यधिक निकटता आ जाती है और जब निकटता आएगी तो वही क्या कहलाएगा? संहिता कहलाएगा। और संहिता को ही हम कहते हैं संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के अत्यधिक निकट आ जाने से उत्पन्न मेल या उत्पन्न विकार को हम संधि यहाँ पर कहेंगे। ये तो रही सामान्य परिभाषा की बात। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत ये आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के जो प्रकार है ये अलग अलग आपको मिलेंगे। आपको जवाब मिलेगा 3, परंतु दोस्तों ये 5 होते हैं। संस्कृत में संधियों की संख्या की बात की जाए तो संधियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। और 5 कौन कौन सी है हम बात करें। पहली संधि है हमारी अच संधि। दोस्तों, दूसरी संधि हमारी है हल संधि और तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि और चौथी जो संधि है हमारी, चौथी संधि हमारी है प्रकृति भाव और पांचवी संधि जो हमारी है वह है स्वादी संधि। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 5 संधियाँ होती है। दोस्तों, यदि हम बात करें, ये सबसे बड़ी बात है कि सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियाँ बताई गई है। तो ये 5 संधियाँ हैं। दोस्तों, इन 5 संधियों में अब हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर केवल हम प्रकारों के बारे में बात करेंगे और संधियों के परिभाषाओं के माध्यम से हम बात करेंगे कि अच संधि क्या होती है, हल संधि क्या होती है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो अच जो संधि है, यानी अच का मतलब होता है स्वर, हल का मतलब होता है व्यंजन। अब यहाँ पर विसर्ग आप जानते हैं, ये विसर्ग होती है। और प्रकृति भाव और स्वादी,
इन दोनों के बारे में हम बात करें तो इनकी आपने 3 संधियाँ पढ़ी होगी, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार से 3 संधियाँ यहाँ पर आपने पढ़ी होगी। परंतु यहाँ पर प्रकृति भाव जो संधि है उसको भी हम अलग से संधि मानते हैं, और उसके अलावा स्वादि संधि है, इसको भी अलग से मानते हैं। अब आप इन संधियों को पढ़ते भी हैं, परंतु कहाँ पर पढ़ते हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग रहेगा? तो देखिए, हम बात करें कि अच का मतलब क्या है? अच का मतलब स्वर। तो जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो, कहाँ पर? जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो वह संधि कहलाएगी अच संधि। इसके बाद हम बात करें कि हल संधि। हल संधि का मतलब ये है, यानी व्यंजन या स्वर से मेल हो, अर्थात आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि की बात करें तो यहाँ पर विसर्ग होगी और विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन हो सकता है। विसर्ग जो संधि है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन यहाँ पर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब क्या है? प्रकृति भाव का मतलब संधि की स्थिति बनने पर भी वहाँ पर संधि का विरोध हो जाए या संधि नहीं हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रकृति भाव। अर्थात जैसे वह स्वाभाविक वर्ण है वैसे के वैसे बने रहेंगे तो वह प्रकृति भाव होगी। हम इनको सूत्रों के माध्यम से देख लेंगे। जैसे द्विवचन के बाद में यदि प्रयोग किया जाता है ए, तो वहाँ पर उस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि रहेगी। उसी प्रकार स्वादि। स्वादि जो है ये सु प्लस आदि है। सु जो है शत्व संधि, जिसे हम आगे चलकर कहते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत जो पढ़ते हैं, इस स्वादि को हम विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, और प्रकृति भाव जो संधि है इसे हम अच संधि के साथ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से आपने 3 संधियां यहाँ पर पढ़ी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के संधियां हैं, और इन 5 प्रकार की संधियों की ये विशेषता अलग अलग। तो यदि हम बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आज के बाद आपका जवाब क्या होना चाहिए? 5। परंतु यदि 5 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 4 तक है, तो फिर आप कितने लगाओगे? 3 लगाओगे। और यदि वहाँ पर दिया हुआ है 5 ऑप्शन में है तो आप 5 लगाओगे। परंतु वहाँ पर यदि रेफरेंस दिया जाता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे? यदि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो 5 होगी, और यदि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो क्या होगी? 3 होगी। ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है और ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, यानी ये वरदराज और ये भट्टोजी दीक्षित। तो इस प्रकार से इसको आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। यदि सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए तो भट्टोजी दीक्षित, और लघु सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए तो वरदराज। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ये संधियों के प्रकार की बात हुई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये और देख लेंगे कि कौन कौन सी संधियाँ इसके अंतर्गत आती है, उन संधियों के नाम। दोस्तों, आपने हिंदी के अंतर्गत जब पढ़ा होगा तो हिंदी के अंतर्गत आपने केवल अच संधि के भेद पढ़े होंगे, हल संधि के आपने कोई भेद नहीं पढ़े, विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं पढ़े। तो इस प्रकार से अच संधि के जिस प्रकार से भेद हैं, उसी प्रकार हल संधि के और विसर्ग संधि के भी यहाँ पर हम भेद देखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हम भेदों की बात करेंगे। अब भेदों के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की हो गई। सामान्य रूप से 3 प्रकार की। तो पहली जो संधि है वह है अच संधि, और अच संधि को ही हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरी संधि जो है वह है हमारी हल संधि, और इस हल संधि को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरी संधि हमारी है वह है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, ये 3 हमारी संधियां हैं। इन तीनों के भेदों के हम बारे में बात करें तो देखिए,
तो दोस्तों ये हमारे संधियों के प्रकार हैं। इन संधियों के प्रकारों को एक सामान्य रूप से एक बार में टैली करते हैं। देखिए कि अच संधि स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, श्रवण दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से अच संधि के अंतर्गत ये 7 संधियां आती है, परंतु प्रकृति भाव संधि को भी हम इसके अंतर्गत ही रख देते हैं। इसके बाद में हल संधि की बात करें तो हल संधि जो है इसके सचुतु संधि, षटुतु संधि, जसतु संधि, चरतु संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, परश्रवण संधि, पुरुषवर्ण संधि और लत्व संधि, इस प्रकार से इन 9 भागों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दोस्तों इसी प्रकार विसर्ग संधि के अंतर्गत बात की जाए तो शत्व संधि, उत्व संधि, ऋतु संधि, रलोप संधि, ढलोप संधि और इस स्वादि संधि भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संधियों के प्रकार हुए, संधियों के अलग अलग भेद मैंने आपको बताए। तो दोस्तों कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों लगे रहिए। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार से बना रहे। अब इन संधियों के बारे में आगे जो विस्तृत व्याख्या है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वहाँ तक धन्यवाद।